हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम इस यूट्यूब चैनल। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से रिलेटेड। कल हमने डिस्कस किया था इससे पहले जुडिशरी में जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है उससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव थे, जो प्रोजेक्ट थे टेक्नोलॉजी बेस्ड जुडिशियल सिस्टम में, वो डिस्कस किए थे। आज इसको लेके चलते हैं पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, जो कि अभी रिसेंट न्यूज में इसलिए है क्योंकि आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज तीन आपके लोकेशन सिटी जो है, यहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम को अभी यहाँ पे लागू कर दिया गया है। ठीक है, आपको मालूम होगा काफी सारी जगह पे कमिश्नरेट सिस्टम चलता है। बैंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है, इससे पहले लखनऊ है, नोएडा है, कानपुर, वाराणसी और अभी ये तीन लोकेशंस है। काफी जगह पे कमिश्नरेट सिस्टम लगा हुआ है। आपको ये अच्छे से मालूम होगा कि कमिश्नरेट सिस्टम वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसकी पावर डीएम और एसपी से अलग कैसे होती है, ये सारी चीजें आपने पहले से आपको मालूम होगी, आपने देख रखी होंगी। मालूम नहीं है तो आप ये देख लो। और अभी डिसीजन क्यों लिया गया है आगरा, आपका आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, क्योंकि आपको मालूम है आगरा प्रयागराज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उनको देखते हुए इसको लागू किया गया। अब इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये लोकेशंस हो गया, सब कुछ हो गया। आपको थोड़ा सा तो मालूम ही होना चाहिए कि जो नॉर्मल जो सिस्टम चलता है ना डिस्ट्रिक्ट में, जिसको बोलते हैं हम ड्यूल कमांड सिस्टम, जिसको डीसीएस बोलते हैं, और अभी हम जो बात करेंगे वो है आपका पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। ठीक है, काफी सारी कमिटीज ने कहा है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होना चाहिए सिटीज में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई है। ठीक है, तो इसमें किसी सिटी में या किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी लोकेशन पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से पहले सीआरपीसी के रूल्स, जिसे बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसके बेस्ड पे उस डिस्ट्रिक्ट को मेट्रोपॉलिटन सिटी की फॉर्म में डिक्लेयर करना पड़ता है। तो उसके बाद में वो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम वहां पे लागू हो जाता है। ये तो हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन। दोनों में डिफरेंस ये है क्योंकि आपको जो मालूम है ना कि आपका ड्यूल सिस्टम जो है, ड्यूल कमांड सिस्टम, उसमें डीएम और एसपी दो अपने अपने एरिया में हेड होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक दूसरा पुलिस सिस्टम में होता है वहां पे। तो देखिए डीएम की पावर होती है कि वो अरेस्ट है, वारंट है, लाइसेंस है, इनको इश्यू करने की पावर रखता है, जबकि एसपी जो है उसकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की और अरेस्ट वगैरह करने की। ठीक है, लेकिन इसमें बात मेनली ये है कि जो सिस्टम है ड्यूल, आपका डीसीएस जो सिस्टम है, ठीक है, वहां पे सिस्टम को डिजाइन किया जाता है ताकि लोअर वहां पे कंसेंट्रेशन हो, पावर का ज्यादा कंसेंट्रेशन नहीं हो। ठीक है, चीजों को मेनली डीएम से पूछ के चीजें वहां पे की जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब यदि बात करें कमिश्नरेट सिस्टम की, तो जब पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो जाती है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हब हो, जैसे भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ज्यादा जब होने लगती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो वहां पे कमिश्नरेट सिस्टम लागू होता है। तो यहाँ पे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जिसे बोलते हैं सीपी, वो हेड बन जाता है यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर का। ये बेसिक आपको पहले से मालूम है। अब इसमें देखिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फोर्स की अवेलेबिलिटी की होती है सिटी में, अकाउंटेबिलिटी इसकी होती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आपको मालूम है पुलिस जो सिस्टम है वो आपका स्टेट लिस्ट का मैटर है। ठीक है, तो ये अकाउंटेबल होगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और इसमें जो ऑफिसर्स होंगे वो आईजी रैंक का होता है, जो हेड इसके ऑफिसर होते हैं डीआईजी रैंक के, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। इसके साथ में एसोसिएट होते हैं स्पेशल जॉइंट एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर वगैरह जो होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये सब चीजें चलती है। और ये आप न्यूज वगैरह में आपकी बात में फोकस करना है कि जब भी कमिश्नरेट सिस्टम की बात है तो आप तुरंत से इन चीजों को रिकॉल आप कर लेंगे वहां पे। ठीक है, इसके साथ में अब देखिए यहाँ पे पावर ऑफ प्रिवेंटिव अरेस्ट। ठीक है, प्रिवेंटिव अरेस्ट है, और जो आपका जो 144 सेक्शन जो है सीआरपीसी का, उसको इंपोज करने की बात हो, चाहे आपका अदर प्रोसीडिंग को वहां पे इनिशिएट करने की बात हो, तो वहां पे पावर सब पुलिस ऑफिसर्स के पास में आ जाती है। जबकि आपको पता है ड्यूल आपका कमांड सिस्टम है, ये डीएम से पूछ के अरेस्ट वगैरह ये चीजें की जाती थी। ये आपका बेसिक हुआ। मजिस्ट्रेट पावर आ जाती है, रेगुलेट, कंट्रोल और लाइसेंसिंग की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिल जाती है। और लास्ट आपका पॉइंट है कि जब 10 लाख से अबव पॉपुलेशन हो जाती है तो वहां पे पीसीएस, जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की बात चलती है। ठीक है, अब पुलिस जो ये सिस्टम चल रहा है इसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन हमें इस टॉपिक में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है पुलिस सिस्टम से आनी चाहिए। तो मैंने मेरे नोट्स क्लब कर रखे थे, वहां से मैं आपको यदि शेयर करूं तो आप वहां से देख लें। मैं इसका मोड चेंज करता हूं। अब देखिए आप, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे चीज, ये देखिए सबसे पहले इधर देखिए, ये स्टेटमेंट है। यदि आपका पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर यदि पॉइंट आता है ना, तो आप उस चीज को ध्यान रखें कि 18th सेंचुरी लॉ, 19th सेंचुरी माइंडसेट और 20th सेंचुरी की जो टेक्नोलॉजी है पुलिस सिस्टम में, वो 21st सेंचुरी की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में कैपेबल नहीं है, मतलब इनकैपेबल है। इससे आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आप कोई भूमिका अच्छे से आपकी क्वेश्चंस की बना सकते हैं। ये लाइन आप अच्छे से याद रखें।
यदि इवोल्यूशन की बात करें कि कैसे ये सिस्टम इवॉल्व हुआ, तो आपका इंडियन पुलिस एक्ट 1861 आया, जहां पे आपका एक प्रोफेशनलिज्म आया ब्यूरोक्रेसी में इंडिया की में, चाहे आप आईसीएस की बात कर ले, चाहे आप पुलिस सर्विसेज की बात कर ले। और 1863 में आपका पहले आईसीएस बने सत्येंद्र नाथ, और उसी टाइम पे जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, इसी में कहा गया था कि जो एज है आईसीएस बनने की 23 से 22 कर दी गई, एक साल घटा दिया गया, जिसको बाद में 24 किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में उसको कम किया गया था, ये आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपका डफरिन एटकिंसन कमेटी थी, जिसमें इंडियन आपका जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज थी, पहले इंडियन बाद में लगा, इसमें आपका प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट बने और दूसरा बना सबऑर्डिनेट सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो इसको दो पार्टों में सेग्रीगेट कर दिया गया। और 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स में रेजोल्यूशन पास हुआ, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ, और यहाँ पे साइमल्टेनियस एग्जाम भी होने लगी ब्रिटेन में और आपके इंडिया में। ये चीजें 1893 के बाद में ये जो बिल था, रेजोल्यूशन था, ये पास हुआ, लेकिन एग्जाम एक्चुअल जब कंडक्ट हुई इंडिया में, तो वो टाइम था 1922 का। ये चीज आपको दिख रही है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए, एक रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज था 1912 का, 1912 का, जिसे आइजल इस्लैंगटन, या फिर प्रोनाउंसिएशन आप इसका ठीक से देख लेना, मैंने तो इसका प्रोनाउंसिएशन अभी देखा है, वो इस्लैंगटन है, इस्लैंगटन कमीशन था। इसमें फिक्स किया गया कि 25% मतलब 1/4 सीटें जो है वो रिजर्व होंगी इंडियंस के लिए। और इसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन होगा सर्विसेज का, वो था क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड क्लासिफिकेशन होगा। ये सब चीज आपका आईसीएस और आईपीएस, जो आपका इंपीरियल सिविल सर्विसेज हो, सिविल सर्वेंट हो, सिविल सर्विसेज हो, या फिर आपका इंपीरियल पुलिस सर्विसेज हो, दोनों में सेम ये चीजें चल रही थी। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब यदि बात करें यहाँ पे कि कौन कौन सी कमीशन है, कौन कौन सी चीजें रिसेंट में चल रही है, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ने 2 और 3 मंथ पहले ये कहा था कि 1 नेशन 1 पुलिस यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये मैटर काफी चल रहा था। फिर इंडियन पुलिस सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये भी चीजें आपके नॉलेज में आनी चाहिए। तो कुछ कमीशंस थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी, लेकिन आपको एक चीज जरूर आपके यहाँ मालूम होना चाहिए कि जो भी रिकमेंडेशंस आई है वो पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स के ऊपर आई है मेनली, ठीक है। उसमें और सबसे बड़ी बात रिफॉर्म्स में की गई है वो आपकी ट्रेनिंग की गई है। अब देखिए, ये है आपका नेशनल पुलिस कमीशन, जिसे धर्मवीर कमीशन भी कहते हैं, ये 1977 में आया। आपको ये मालूम होना चाहिए सीआरपीसी उसके बाद में ये आया था। इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? अब देखिए, ये जो रिकमेंडेशन है ना, ये आप यदि खुद पढ़ेंगे तो आपको मालूम लगेगा कि ये चीजें हमें भी मालूम है, ठीक है। बस आपको वर्ड, आपकी जो वोकैब है ना, वो बेहतर होनी चाहिए, तब आप आंसर आराम से लिख सकते हैं। रिकमेंडेशन क्या थी कि जो कांस्टेबल्स की वर्किंग है उसको चेंज किया जाए, और जो चीफ होते हैं पुलिस के, जैसे आईजी वगैरह है, उनकी टेन्योर जो है उसको मिनिमम तो कम से कम फिक्स किया जाए कि कम से कम 3 साल के लिए एक आईजी एक स्टेट में रह सके। इसके साथ में आपका एसपी को, डिस्ट्रिक्ट में जो एसपी होता है, अभी ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम हमने कमांड सिस्टम देखा था, वहां पे एसपी को पावर मिलनी चाहिए कि एसपी की पावर हो कि वो पोस्टिंग जो है उसके सबऑर्डिनेट की वो कर सके। अभी काफी स्टेट है, असम वगैरह है, वहां पे काउंसिल बैठती है, उसमें डिसाइड होता है कि कहां पे इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्टिंग किस जगह पे होगी। तो ये पावर एसपी होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन है आपका एनपीसी 1977 की। इसमें और भी चीजें हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए लोअर रंग्स को। लोअर रंग्स का मतलब होता है जो अथॉरिटी में, पावर में जो लोअर रैंक पे होते हैं उनको बोलते हैं। तो प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। कमिश्नर सिस्टम लार्ज जो आपकी सिटीज है वहां पे लागू होना चाहिए, और ये आपका कहते हैं ना 1 मिलियन, मतलब जहां पे मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाती है एक तरीके से, तो वहां पे कमिश्नर सिस्टम लागू होना चाहिए। ये लोकेशंस है, मैंने आपको बताया, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर वगैरह ये सब चीजें। इससे पहले एनपीसी, ये तो इंडिपेंडेंस के बाद में है, इससे पहले एक कमीशन और था जिसका नाम था आपका इंडियन पुलिस कमीशन 1902-1903। ये आपके एंड्रयू फ्रेजर और लॉर्ड कर्जन के अंडर इसको बनाया गया था। इसने भी काफी सारी चीजें बताई थी कि ये कमियां हैं, तो आपको जब ड्रॉबैक्स की बात करनी है अपने आंसर में, तो ये पॉइंट डिस्कस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ रिफॉर्म्स किस किस चीज में जरूरत है, तो आपका क्योंकि सिस्टम फेलियर है, ये मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ जब ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है, लेकिन ये जो चैलेंजेस है अभी भी 1902-1903 के बाद में 110 साल हो गया है, लेकिन इंडियन पुलिस सर्विसेज जो है, जो आपका पुलिस सिस्टम जो है, उसमें अभी भी रिफॉर्म्स की बातें बनी हुई है। पहला आपका सिस्टम फेलियर है, अनट्रेन्ड कॉप्स होती है, इल एजुकेटेड होते हैं, डिफेक्टिव सुपरविजन होता है, सुपरविजन की कमी होती है, वीक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इंटरफेरेंस काफी ज्यादा होता है। इसके साथ में कॉमन एब्यूज सब जगह मिलती है, ठीक है, मतलब कॉमन परेशानियां हैं सब जगह देखने को मिलती है, और मोस्ट अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशंस भी होती है। अब यदि डायमेंशन की बेस पर आप लिखना चाहे ना पॉइंट के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की सिस्टम जो बेसिस पे ओवरबर्डन है। यूएन का एक रिकमेंडेशन है कि 1 लाख पॉपुलेशन पे कंट्रीज में 137 पुलिसमैन होना चाहिए, जबकि अपने इंडिया में
बहुत ज्यादा ये रेशियो है कि 1 लाख पे 222 222 पुलिसमैन अवेलेबल है, जो कि यूएन के रिकमेंडेशन से बहुत ज्यादा है। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। लो बजट एलोकेशन है, ऐसा बताया गया है कि सेंटर और स्टेट का जो बजट है टोटल, उसमें ओनली 3% आपका जो बजट एलोकेशन है वो आपका पुलिस सिस्टम्स पे होता है। रिसोर्सेज की कमी है, अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट बहुत ज्यादा है, मतलब करप्शन, लोगों का माइंडसेट ही पहले ऐसा हो गया कि हाँ नहीं, ये जो पुलिस सिस्टम है पूरा ही करप्ट है, तो ये अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट वहां पे भी देखने को मिलता है। अंडर रिपोर्टिंग क्राइम्स की बहुत है, आपको ये अच्छे से मालूम होगा कि SC एक्ट है, SC/ST जो प्रिवेंशन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज जो एक्ट है, इसके साथ में वुमन से रिलेटेड जितने भी केसेस होती है उनकी रिपोर्टिंग बहुत कम होती है, अंडर रिपोर्टिंग होती है। ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में चैलेंज है पुलिस सिस्टम में। सोशल की बात करें तो सोशल में देखिए आप, ट्रस्ट डेफिसिट और बायसनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। पॉलिटिकल में आपका नेक्सस, पॉलिटिकल नेक्सस है क्रिमिनल्स के साथ में, इसके साथ में आपका एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे 2 पॉइंट आप जरूर याद रखें, ट्रेनिंग और आईसीटी की बहुत ही ज्यादा कमी है। इसके साथ में कस्टोडियल वायलेंस भी देखने को मिलती है। मैं 7 to 8 डेज पहले की बात है, मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें कस्टोडियल डेथ में लगभग 80% जो डेथ है कस्टोडियल डेथ में, वो कस्टोडियल वायलेंस की वजह से होती है। ये एनसीआरबी का डेटा था। ठीक है, ये चीजें हुई। अब इसके बाद में आपको कुछ और कमीशंस की यदि बात चले या क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है कि ये कौन कौन सी कमेटी जो है पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म से जुड़ी हुई है, तो आप पहले देख लें। ये इंडियन पुलिस कमीशन 1902 1903 वाला इंटरफेजर कर्जन वाला आपको मालूम हो गया। फिर दूसरा था पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका 1977 और 1971 से 73 तक था, गोरे कमेटी थी जो पुलिस ट्रेनिंग पे फोकस था इसका मेनली, कि पुलिस में सिस्टम में ट्रेनिंग का रिफॉर्म होना चाहिए। फिर एक रिबेरियो कमेटी थी पुलिस रिफॉर्म्स में 1998 की। इससे पहले आपको नेशनल पुलिस कमीशन मैंने आपको बताया 1977 1977 का है। पद्मनाभीय कमेटी है, वो है आपकी पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर ही 2000 की। उसके एक साल बाद में फिर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के नेशनल सिक्योरिटी पे एक कमेटी बनी 2001, इसका एक ये टाइम पीरियड था। फिर एक मलिमत कमेटी की रिपोर्ट आपको मालूम होगा पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म की बात की गई थी मलिमत कमेटी में। ये काफी न्यूज में रहता है, आपने इसको देखा भी होगा। ये चीज आप रिवाइज यहां से कर सकते हैं। 2006 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे, 7 डायरेक्टिव्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। 1861 का जो एक्ट है, इंडियन पुलिस एक्ट, सॉरी, उसको रिफॉर्म करने के लिए 7 डायरेक्टिव्स दिए थे और इसने एक सेटअप भी किया था कमेटी को, थॉमस कमेटी को, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 डायरेक्टिव्स दी है उनको ट्रैक किया जा सके, जो गाइडलाइन दी उनका इंप्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, उसको रिव्यू करने के लिए थॉमस कमेटी गठित की गई थी, जिसके कोई अच्छे बेहतर रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट आते तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता उसको। सेकंड, एआरसी ने भी पुलिस रिफॉर्म्स में रिकमेंडेशन की कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कि स्टेट पुलिस जो है उसको कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन देना चाहिए। कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इनकी एक इंटरऑपरेबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे आपने वीरप्पन वाला केस सुना होगा, उसमें कर्नाटक और एक दूसरा स्टेट था, शायद तमिलनाडु था, वहां पे जो वीरप्पन था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चला जाता तो पुलिस की उस वहां पे अथॉरिटी नहीं होती थी ज्यूरिसडिक्शन के मामले में, तो वहां पे उसी से शायद उसके बाद में ये सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन आई है और वो चैलेंज देखने को मिलता है, उसको आप अलग से भी याद रख सकते हैं। और ट्रेनिंग में रिफॉर्म्स के लिए कहा गया सेकंड ईआरसी में, सेकंड ईआरसी आपको इसका डेट याद होना चाहिए, फर्स्ट ईआरसी का भी आपको ईयर जो है याद रहना चाहिए। नीति आयोग की रिकमेंडेशन थी कि 360 अप्रेजल होना चाहिए परफॉर्मेंस का, अप्रेजल में परफॉर्मेंस को फोकस करना चाहिए, ट्रेनिंग रिफॉर्म होना चाहिए। एक जो आपका मैंने बताया ना 2006 का सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव दिए थे, ये आपके प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था 2006 का, उसके बेस्ड पे ये दिए थे। और इसमें आप देख लें कि क्या क्या डायरेक्टिव थे, तो इसका आप वे फॉरवर्ड में जरूर लिख सकते हैं। पहला डायरेक्टिव देखिए ना कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए स्टेट लेवल पे, पहला तो ये था। दूसरा था कि ट्रांसपेरेंट आपका प्रोसीजर होना चाहिए, कि जब आपके पुलिस चीफ है, जैसे आईजी वगैरह जो होते हैं, आईजी डीआईजी होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए और आपको उसका टेन्योर जो है वो मिनिमम कम से कम फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्क है उसको अलग करना चाहिए, मतलब इन्वेस्टिगेशन जो वर्क है उसको लॉ एंड ऑर्डर से अलग रखना चाहिए, उसका सेपरेशन होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि एक नए पुलिस एक्ट की जरूरत है, जो 1861 का है उसको रिफॉर्म करो, एक नया पुलिस एक्ट बनाओ, ताकि उसमें जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस जो है पब्लिक की, पीपल की, वो उसमें रिफ्लेक्ट हो सके। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रख लें और बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब सर्विसेज की तैयारी करें तो या तो आईएएस है या आईपीएस है, मेनली आपका फोकस इन्हीं पे होता है। बाकी आईआरटीएस आईआरएस वगैरह पीछे की है, लेकिन आप मेनली इन्हीं का प्रेफरेंस देते हो, तो वहां पे इतना तो बेसिक मालूम होना चाहिए कि यदि आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड
क्या है। कंक्लूजन में देखिए बिहेवियरल चेंज की, बिहेवियरल और स्ट्रक्चर जो आपका स्ट्रक्चर जो है सिस्टम की उसमें चेंज की जरूरत है और बिहेवियरल चेंज होनी चाहिए अप्रोच में, उसकी जरूरत है। इसके अलावा इंडियन पुलिस सिस्टम जो है उसमें काफी सारी परेशानियां हैं, ये वर्ड याद रख ले, मार्क्ड बाय वेरियस प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपको पता है आपको पॉइंट काफी सारे आते होंगे कई बार आंसर लिखते टाइम में, बट आपको एक एग्जैक्ट जो वर्ड है, जो वोकैब है, आपकी वहां पर पूरा दिखती होगी आपको कि ये चीजें और अच्छे वर्ड हमारे पास होते हैं वोकैब में, तो आंसर बहुत बेहतर बन सकता था। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी रखें कि लेक ऑफ डिबेट है कंक्रीट सब्सटेंसेस पे, कंक्रीट टॉपिक्स पे, जबकि जो बातें होती हैं वो सुपरफिशियल चेंजेस के ऊपर होती है, तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते थे। तो ऐसे आपको मैं एक बार फिर से आपको करवा दूं, सेकंड ईआरसी की रिकमेंडेशन थी कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन के ऊपर, नीति आयोग की थी 360 अप्रेजल सिस्टम के ऊपर थी, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स थे आपके 2006 के, और केस था आपका प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1861 के वहां पे रिफॉर्म करने की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और थॉमस कमेटी भी वहां पे रिव्यू के लिए सेटअप की थी। अदर कमीशन में मैंने आपको बताया इंडियन पुलिस कमीशन 1902-03, गोरे कमेटी, रबेरियो कमीशन, तंदाबिया कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी, और लास्ट आपका मनीबत कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, रिकमेंडेशंस, इश्यूज, चैलेंजेस क्या क्या है ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए। 1861 जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट था, ये बहुत मतलब एक तरीके से फील्ड चेंज करने वाला था इंडियन हिस्ट्री में, जब वहां पे आईसीएस सर्विसेज को इंडियंस के लिए ओपन किया गया, वहां पे प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी इंडिया में लाई गई। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस सिस्टम। इसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा आपकी जो 7th शेड्यूल है उसमें जो टॉपिक्स कंकरेंट लिस्ट में है उसको आप ढंग से, मैं कहना चाहूंगा कि उनको रट लाइए, देखे नहीं, पढ़े नहीं, उनको रट ले अच्छे से, क्योंकि आपको वही जो पॉइंट है ना वही आपको आंसर लिखने में काम आएंगे। क्योंकि जब आपको मालूम होगा कि ये टॉपिक आपका कंकरेंट लिस्ट में है तो आप वहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के प्रोविजंस को वहां पे पुट कर सकते हैं। यदि आपको मालूम ही नहीं होगा कि 7th शेड्यूल की कौन सी लिस्ट में वो टॉपिक इंक्लूड है, तो आप वहां से उनको सेग्रीगेट करना, वहां पे पॉइंट आपको डालना और उसको मार्क फेचिंग स्टेटमेंट लिखना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आपको 7th शेड्यूल का कंकरेंट लिस्ट आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए। ये हमने डिस्कस किया 7th शेड्यूल का स्टेट लिस्ट का टॉपिक, पुलिस रिफॉर्म्स, इसकी हिस्ट्री, कमिटीज, कमीशंस और ड्रॉबैक्स इसमें क्या है, क्या क्या रिफॉर्म्स होने की जरूरत है, और वे फॉरवर्ड वगैरह मैंने इसको आपको बता दिया। ज्यादा मार्क फैचिंग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा और है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, क्योंकि इसके ऊपर में डिस्कस तो काफी वो आपका जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 में उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन आप इसको यही कर लेते हैं। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए आधार रूल्स को भी अपडेट किया है, और अपडेट करने का इसमें चीज है कि इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है उनको एटलीस्ट 10 इयर्स में उसको चेंज करने की वहां पे परमिशंस दी गई है इनरोलमेंट के 10 साल के बाद में, मतलब 10 साल में 10 साल हो गया तो उसके बाद में कम से कम चेंज करने का उनको मौका होना चाहिए। इसके साथ में आपका है कंटिन्यूड एक्यूरेसी से आधार रिलेटेड इंफॉर्मेशन में हो सकती है। सीआईडीआर एक सिस्टम है जहां पे आपका इंफॉर्मेशन जो है एक इस तरीके से ये रिपोजिटरी है जहां पे आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा जो है सेंट्रल आइडेंटिफिकेशन डेटा रिपोजिटरी नाम से कोई आपका डेटाबेस है जहां पे इंफॉर्मेशन आपकी डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन वहां पे होती है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए आधार पे वैसे क्वेश्चन तो नहीं बनना, लेकिन आपका आधार कार्ड जो है उसमें डेमोग्राफिक डेटा होता है, आपका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। एक ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे कि इसमें फंडामेंटल राइट जो है उसमें कुछ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो को एंड करने, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, 18 मिनट्स का हो गया। आपको और भी काम करने हैं उसको आप कीजिए, प्रिपरेशन हार्ड एंड फास्ट रखिए थोड़ी सी इस टाइम पे, क्योंकि आपका प्रीलिम्स आने वाला है और आपको इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक सर्वे है, काफी सारी चीजें पढ़नी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।